हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, है ना। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का जो यूज कहाँ होगा, किस तरह से होगा, ठीक है, उसको हम समझते हैं। पहले हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूजफुल पॉइंट्स हम समझे जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, जो वेक्टर से रिलेटेड है ना। जैसे यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर किसे बोला जाता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड क्यों यूज होती है? यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ओके, किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है ना। जैसे एग्जाम और ठीक इसका फॉर्मूला तो क्या होता है यूनिट वेक्टर का, है ना। यूनिट वेक्टर, ओके, ये होती है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, इस तरह से, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो कोई क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी कोई मान लो एक्स वाई जेड, हमने ए बोल दिया, कोई वेक्टर ए है। तो वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनी होती है, जो है ना, दो पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका हमने क्या बता दिया यहाँ पर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब क्या बताना है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम उसके साथ किसको लगा देते हैं? यूनिट वेक्टर को, है ना। ये डायरेक्शन दिखाने के लिए ये सिंबॉलिक फॉर्म हमने इसका यूज किया है ना। मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो है, ठीक है, इसे आप v से भी इंडिकेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है? v, ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। ये हमारी है यूनिट वेक्टर जो हमने पढ़ा है 11th क्लास में ना। मतलब यहाँ पर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बतानी हो तो हम वो डायरेक्शन के लिए सिर्फ उसके साथ एक यूनिट वेक्टर जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो कि हमें यहाँ पर क्या करना है। हाँ, एग्जांपल के लिए हमने कहा किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 5 न्यूटन, है ना। किधर क्यों लग रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो हम उस बॉडी पर फोर्स बताएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन बॉडी 5 न्यूटन, है ना। अब किधर लग रहा है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्शन बतानी होगी, तो फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5 न्यूटन। फिर हम यहाँ डायरेक्शन वर्ड में भी लिख सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ हम हर बार वर्ड में ना लिखते हुए हम इसके लिए सिंबल यूज कर लेते हैं, जो ये ऐसे, है ना। ये क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर आई, जो हमें किसकी और डायरेक्शन बता रही, मतलब ये हमारी क्या है ना, स्टैंडर्ड वेक्टर है। तो ये स्टैंडर्ड उसका क्या है? सिंबल है आई, एक्स की और डायरेक्शन बताने का। तो ये यूनिट वेक्टर, वर्ड में डायरेक्शन ना लिखते हुए क्या लिख दिया, उसके साथ किसको जोड़ दिया, है ना, क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर। तो ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जहां आई क्या होगा? आई, ये यूनिट वेक्टर आई, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो ये डायरेक्शन वर्ड में ना लिखते हुए हमने क्या लगा दिया, किसका यूज कर लिया है? यूनिट वेक्टर का। ओके, ये हुआ हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब हमने 11 में पढ़ा है जो, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर लिया। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी याद रखें, क्या होगा यहाँ से? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये हुई यूनिट वेक्टर की बात, है ना। अब नेक्स्ट होते यहाँ पर, ठीक है, एक और हम पढ़े यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। मतलब इसमें जो यूज होने वाले हैं वो टर्म्स हम देख रहे हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मतलब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए हम जिन वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में किसको रिप्रेजेंट कर रही हो? एडजेसेंट साइड
ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब जिन वेक्टर को हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो वेक्टर अगर ट्राइंगल बनाती है, ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली, तो उनका रिजल्टेंट, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के बराबर होगा, है ना, थर्ड साइड के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो ये जो थर्ड साइड है हमें किसको बताएगी, ठीक है, ए और बी को। तो हम यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी से। आया ध्यान में? फिर क्या बोला हमने, दो एडजेसेंट साइड जो सेम क्या हो, कंटिन्यूअस डायरेक्शन में हो, इस तरह से, ओके, सेम ऑर्डर में हो, ऐसे। तो इन सेम ऑर्डर वाली वेक्टर्स का सम अपोजिट ऑर्डर वाली वेक्टर के बराबर होगा थर्ड वेक्टर के, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो ये दो टर्म जो हमें मालूम होनी चाहिए थी वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले, है ना। अब वेक्टर फॉर्म का जो यूज कहाँ होगा, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, हमने जो कल कूलॉम्स लॉ पढ़ा, और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, जैसे हमने कहा जो कि हमारे पास दो चार्जेस है इस तरह से, ठीक है, Q1 Q2 और R डिस्टेंस पर है। तो हमने कहा इन पर फोर्स कितना है, तो फोर्स हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। मतलब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। ऐसा है, अगर हमको बोला गया कि 2, है ना, 2 कूलम्ब चार्ज एंड 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, कितने सेंटीमीटर पर है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उन पर भी जो या 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो, तो फिर उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, है ना। एक तरीका ये हुआ क्वेश्चन पूछने का। तो हमारे पास क्या है, सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, जो Q1 Q2 दिया है, R दिया है, स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू तो 9 होती है, 9 × 10⁹ इस केस में, ना। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास फोर्स आ जाएगा, ओके, ये मैग्नीट्यूड आएगा। अब हम कहेंगे कि डायरेक्शन किधर होगी, तो अगर हम कहेंगे तो Q1 पे डायरेक्शन क्या बता देंगे हम, Q1 पे जो डायरेक्शन है, दोनों सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो Q1 पे हम जो डायरेक्शन बताएंगे किधर से बताएंगे, अलोंग, है ना, 1 to 2, मतलब चार्ज 1 से इधर की ओर, मतलब फर्स्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स F12, इसकी डायरेक्शन किधर, Q2 से Q1 की ओर, और इस केस इस पे जो डायरेक्शन बताएंगे 2 पर लगने वाला फोर्स इधर बताएंगे 1 से 2 की ओर, है ना। ये तो एक सिंपल केस है, ठीक है, कि दो चार्जेस दिए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है और हमें उन पर फोर्स निकालना है, तो सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है ना। और डायरेक्शन पूछ रही है किधर किधर लगेगी, तो हम बोलेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देकर हम डायरेक्शन बता सकते हैं। एक केस ये हुआ जो, है ना। अब हमको बोला गया, है ना, पहला केस क्या था हमारे पास कि हमको यहाँ डायरेक्ट, ठीक है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस गिवन थी, पहला केस, है ना, ये वाला। अब हमको यहाँ ये डिस्टेंस नहीं दी, क्या बोला गया है कि दो चार्जेस है ना, हमको सिर्फ क्या बताया गया, दो चार्जेस है, पहला, ठीक है, किसी फिक्स्ड पॉइंट O की रिस्पेक्ट में, क्या बोला गया हमको कि पहला जो है फिक्स्ड पॉइंट O की रिस्पेक्ट में कहां पर है ना, ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक। अगला यहाँ पर जो सेकेंड चार्ज है Q2, वो हमको बोला गया है ये 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब फोर्स निकालो इसमें, है ना, अब फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब पहला केस तो बहुत इजी था, सिंपल सा, दोनों चार्जेस थे, उनके बीच की सेपरेशन गिवन थी। डायरेक्ट हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को सिंपल से इस फॉर्म में उठाकर लगा दिया, ओके। ये वाले केस में, है ना, फॉर्मूला डायरेक्ट ये यूज हो जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ओके। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज रखनी है। अब यहाँ क्या करें, ओके, हमारे पास तो ये डिस्टेंस है ही नहीं, है ना, हमको तो चार्ज क्या दिया है, एक थर्ड पॉइंट की रिस्पेक्ट में रखा हुआ बताए गए हैं
कि Q1 किसी फिक्स्ड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, Q2 किसी फिक्स पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर है, मतलब ये इसको R1 मान लो और ये R2 इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ उनकी पोजीशन वेक्टर दी हुई है, उनके बीच की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है, ये गिवन नहीं है। तो फिर इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको किस तरह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये वाला क्लियर आ गया। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है, आर की वैल्यू गिवन होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड गिवन है, सीधे वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है। ये वाले केस में क्या करोगे, तो यही आज हम इस लॉ में देखेंगे कि मतलब वेक्टर फॉर्म से हमको इसी तरह की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए कंक्लूजन निकल कर आएगा एक, है ना। तो यहाँ पर इसलिए हम वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं जो कूलॉम्स लॉ का, मतलब कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की हमको जरूरत क्या है। तो इससे हमारे पास कुछ जो कोलंबियन फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उससे रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट निकल कर आते हैं, है ना, कुछ कंक्लूजन निकल कर आते हैं। और इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन अगर करना हो ये वाले फॉर्म इस केस में, तो फिर इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर वेक्टर फॉर्म से एक फॉर्मूला, एक तरीका निकल कर आएगा। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो, ठीक है, यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जो चार्जेस हैं, है ना, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, कैसे लगेगा, जो Q1 है और Q2 है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो उन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट चार्ज है, सेकेंड चार्ज, इनकी सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग क्या लगेगा, उसी लाइन के अलोंग लगेगा फोर्स। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए बेटा, है ना। वही लिखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट। ओके, अब हम उसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ क्या मान लिया हमने, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन XY प्लेन एट पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2, ठीक है। मतलब जो Q1 चार्ज है उसकी पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 की पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। अब ये दोनों लाइक चार्जेस जो हमने लिए हैं, तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या लिखा हमने, फोर्स ऑन, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होगे, रिपेल कर रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ जो Q2 फोर्स लगाएगा, तो इधर से हमने डिस्टेंस क्या ले ली थी, यहाँ पर Q2 से चल रहे हैं Q1 की ओर। ओके, तो इधर से डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने R21 से बता दिया, है ना। अगर हम किधर चल रहे हो, 2 से 1 की ओर, तो डिस्टेंस किससे बता दी, R21 से, डिस्प्लेसमेंट है ना 2 से 1 की ओर। ओके, अब फोर्स देख ले, तो फोर्स किधर लगाएगा ये, है ना, रिपल करेगा उसको इस तरह से, ठीक है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड F1, सिमिलरली ये भी रिपल करेगा। तो जब हम 1 से 2 की ओर चलेंगे, 1 से 2 की ओर फोर्स दिखाएंगे, तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लेंगे, R12 आया समझ में। जब 1 से 2 की ओर चलेंगे तो यहाँ R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगी, है ना। और Q2 भी जो यहाँ से इसकी ओर चलेंगे 2 से 1 की ओर, ओके, और चार्ज 2 से 1 की ओर, तो हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या लेंगे, R21, ठीक है। और अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये भी उसको रिपेल करेगा, ये इस तरह से, है ना। और इस फोर्स को हम नाम देंगे F21, है ना। नाम कैसे दिया जाता है, ध्यान रखना, जिस पर लगा जाता है फोर्स ऑन, है ना, ऑन चार्ज 1 ड्यू टू, तो जिस पर पहले लगता है उसका वो लिखा जाता है, उसका नोटेशन। तो जैसे फोर्स ऑन 1
ड्यू टू सेकेंड, तो क्या लिख देंगे ऐसा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड ऐसा लिखते हैं ना। फिर इधर फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, ये लिखने का तरीका है, समझ में है ना। चलिए अब यहाँ पर जो हमने यही सारी क्या लिखी है वही कंडीशन लिख दी जो हमने माना है। लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर situated in xy plane at position vector r1 and r2 with respect to the origin O। ओके, चलिए तो अब हम जो कैलकुलेट करते हैं फोर्सेस ऑन चार्जेस। ओके, तो फर्स्ट हम निकालते हैं नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है, Q1 के थ्रू Q2 पर, ये वाला F12, ठीक है। तो F12 ये हो गया हमारे पास, है ना। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, R। अब डिस्टेंस जो है जो किधर से ले रहे हैं हम, Q2 का फोर्स निकाल रहे हैं Q1 पर, तो क्या लेंगे R21, है ना। डिस्टेंस हम लिखेंगे यहाँ R21, ठीक है। हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब डिस्प्लेस वेक्टर फॉर्म नहीं लेना है ना, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड लिख रहा है तो जो फोर्स है उनके बीच की डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसका क्या ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने मॉड में लिखा उसको। ओके, अब ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम डायरेक्शन भी इंडिकेट करते हैं साथ में, है ना। तो डायरेक्शन हम बताएंगे यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर आर से हमने इंडिकेट कर दिया। और डायरेक्शन किधर है F12 की, चार्ज 2 से चार्ज 1 की ओर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम R21। ओके, यूनिट वेक्टर R21 वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द, ठीक है, फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1, ठीक। फिर सिमिलरली तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करें, है ना, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर हम इसे लिख दे तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंस यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर R12, क्या फॉर्मूला बताया था यूनिट वेक्टर का, इधर पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्या है यहाँ पर R12, मैग्नीट्यूड मॉड, ये मॉड सॉरी R21, है ना। ओ R21 के लिए वेक्टर R21 लिखना है ना, तो वेक्टर R21 यहाँ पर आ जाएगा R21 मॉड। ओके, चलिए फिर ये जो इस बेस पर हम F12 को क्या लिखिएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0, ये एप्सिलॉन नॉट, है ना, नॉट भी पढ़ते हैं, ठीक है, Q R21, ठीक है, R ये तो एज इट इज रहेगा मॉड R21 स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर की जगह हम लिख देंगे, ठीक है, R21 की प्लेस पर क्या लिखोगे, वेक्टर R21 अपॉन मॉड वेक्टर R21, ठीक। अब यहां से F12, है ना, इसको हम और एक्सटेंड कर देते हैं, F12 1/4πε0, ओके, Q1 Q2 अपॉन ये R21 और इसको देखें जो, है ना, तो R21 इसका स्क्वायर है, दोनों मैग्नीट्यूड है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, R21 मॉड की पावर 3। ओके, इधर क्या रहेगा हमारा ओनली वेक्टर R21। ओके, अब ये वेक्टर R21 जो है इसकी वैल्यू जो हम इस डायग्राम से देखें, है ना, R21 की वैल्यू में थोड़ा सा इसको दूर लिख देता हूँ क्लियर दिखने के लिए ना, इस वेक्टर R21 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देख, मैं उस फिगर को अलग दिखा देता हूँ, है ना, ये हमारा क्या है R1, ठीक, ये वेक्टर R2 है, और कौन सी वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, वेक्टर R21 की, है ना।
ये सिर्फ R21 वेक्टर ड्रॉ की है इधर। ओके, अब यहाँ से R21 निकालना है तो ट्राइंगल लॉ लग जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग टू एडिशन साइड का सम, ठीक है, थर्ड साइड के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ, ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ, है ना, अंडरस्टूड कर देना वेक्टर एडिशन। ओके, ये इसमें जो इस है ना ट्राइंगल में, अगर इसको नाम देना चाहते हो तो दे दे ए बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो क्या हो गया अब यहाँ से, या डायरेक्ट देख सकते हो कि बाय ट्राइंगल लॉ से। ये देखो दो एडिशन साइड कौन है यहाँ पर, R21 सॉरी R2 जो कंटिन्यूअस चल रही है, R2 प्लस R21। ओके, फिर इक्विवेलेंट है किसके, R1 के। थर्ड एडिशन साइड ये वाली, ये अपोजिट में, ये दोनों सेम लाइन इसमें जा रहे हैं और ये उसके अपोजिट में है जो ये वाली है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या रहेगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, R21 की। तो R21 कितना होगा यहाँ से, देयरफॉर R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ओके, ये आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट जो कितना हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, ये R21 को भी हम यहाँ पर भी, इस पर भी जो लिख सकते हैं मॉड लेकर, लेकिन R1 माइनस R2, ठीक है, और उसकी पावर 3, है ना। और यहाँ R21 और इसको भी हम लिख सकते हैं जो R1 माइनस R2। ठीक है, ये आ गया तो हमारे पास फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये एक फॉर्म ये हो गया उसका, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर है ना सिमिलरली जो F12 आ गया हमारे पास, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, F21। ओके, तो नाउ यहीं पर लिख देते हैं, नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, ये है ना, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, है ना, जो हमारी यूजफुल इक्वेशन बनते जा रही है ऐसे, है ना। तो चार्ज Q2 का निकालना है चार्ज Q1 के थ्रू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, चलिए इधर ही लिख देते हैं उसको। ठीक है, F12 है ना, सॉरी F21 किस पे निकालना है, चार्ज Q2 पर, ये वाला ड्यू टू चार्ज Q1। तो F21 से बता रहे हैं, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, है ना। अब R, ठीक है, डिस्टेंस अब इधर से लिखा रहा है जो Q1 से Q2 क्यों, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, R1 टू डिस्टेंस, ये तो मैग्नीट्यूड है, आप उसको किससे भी दिखा दो, R12 का स्क्वायर अपॉन में। अब ये हो गया मैग्नीट्यूड, अब बताना है डायरेक्शन, है ना, वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएंगे। ये हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। यूनिट वेक्टर किधर से किधर है डायरेक्शन, ये F21 की इधर से है जो, है ना, फ्रॉम चार्ज 1 to 2, तो यहाँ आ जाएगा चार्ज 1 to 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको भी सिमिलरली तो वैसे ही हम सिंप्लीफाई करते चले, तो हमारे पास है ना इसी फॉर्म में वो भी आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर सिंस यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर R12 कितना होगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12। ठीक है, ये आ गई। फिर F21 की वैल्यू, यूनिट वेक्टर का फॉर्म वैल्यू रख देंगे तो 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड, है ना ये। अब 1 2 के प्लेस पर यूनिट वेक्टर 1 2 के प्लेस पर हम लिख देंगे R12 वेक्टर अपॉन में मॉड R12 वेक्टर। ओके, फिर ये इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही सेम इधर भी आएगा जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओके R1 2 की पावर कितनी होगी ये, और ये मल्टीप्लाई, ये मैग्नीट्यूड है, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर 3, और इधर क्या बचेगा R1 2। ठीक है, ये एक फॉर्म होगी हमारे पास, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3। ओके, अब नेक्स्ट जो फिर सिमिलरली R12 की वैल्यू है ना, किसमें, इन ट्राइंगल बाय ट्राइंगल लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ R12 कितना हो जाएगा। अब ट्राइंगल लॉ फिर से जो वैसे में अलग से दिखा देते हैं, यहाँ पे ये R1 है ना, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, और इस बार किसकी वैल्यू चाहिए R12 की, R12 ये R12। ठीक है, इसमें ट्राइंगल लॉ लगा रहे हो। ओके, ट्राइंगल लॉ लगा रहे हो तो यहाँ छोटा सा फिगर बना लो तो समझ में आ जाएगा, इसमें भी बना देते हैं हम ताकि ये भी समझ में रहे। R12 R2, इसमें हमने किसकी वैल्यू निकाली थी R21 की। ओके, चलिए ऐसा इसमें भी आप फिगर बना दिए छोटा सा, है ना, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए, इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओ, तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग दो एडिशन साइड कौन हो गई यहाँ कंटिन्यूअस वाली R12 एंड प्लस R1 प्लस R12, और ये आ जाएगी इक्वल टू वेक्टर R2। तो यहाँ से हमें R12 चाहिए, R12 कितना, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ओके, ठीक है, तो फिर अब यहाँ जो कितना आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर फोर्स की वैल्यू F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 के जगह पर हम लिख सकते हैं R2 है ना, मॉड नहीं, माइनस R1 Q। ओके, और इधर R12 की प्लेस पर R2 माइनस वेक्टर R1, है ना, ये आ गया हमारे पास उसका वेक्टर फॉर्म, है ना, फोर्स का। मतलब अब ये वाले केस में जैसे हमको, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो कि पहले हमारे पास दो केस में फोर्स दिया हो सकता है, पहले दो केस में फोर्स दिया हो सकता है, ऐसा हमको बोल दिया गया कि ये Q1, और मतलब क्वेश्चन दो केस में पूछा जा सकता है कि Q1 और Q2 है ना, एक इतनी डिस्टेंस पर है, डायरेक्ट उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई होगी, तो वहां पर उनके बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। एक तरीका ये हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो अब मैंने ये जो बोला था जो कि दो चार्जेस ऐसे गिवन है कि चार्ज Q1 और चार्ज Q2 किसी प्लेस पर रखे हैं, ओके, ऐसे, ठीक है, और उनके बीच की उनकी पोजीशन वेक्टर है R1 और R2। तो फिर फोर्स क्या होगा, तो अब फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे। ये किसके फॉर्म में है, पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में है ना। आया समझ में, ये वाले केस का यूज कहाँ होना है कि अगर हमारे पास चार्ज के बीच की डिस्टेंस डायरेक्टली गिवन नहीं हो, है ना, वो उनकी पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तब हम इस फॉर्म का यूज करके वहां पर दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्या, फोर्स ऑन द चार्ज फर्स्ट एंड चार्ज इन कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर देखें कि है ना, इससे हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को देखें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड
हाँ, ये तो हमारा हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें थोड़ा एक और रिजल्ट और निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर R1 एंड R2 क्या है, ठीक है, ये R12 एंड R21 है ना। R12 R21 क्या है, यूनिट वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। R यूनिट वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो है ना, अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R12 यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R21। मतलब इनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो गए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 1 है ना, यूनिट वेक्टर है वो, लेकिन साइन अपोजिट है माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये इस तरह से, ओके। अब R12 ओके एंड R21, ठीक, इनको अगर आप देखो जो दोनों इक्वेशन को, तो ये R21 क्या है, मैग्नीट्यूड है R21 का, यहाँ पर R12 का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का तो ये तो सेम ही रहना है, चाहे हम उसे R21 लिखें या R12 लिखें, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ हमको क्या समझ में आया कि R21 और R12 अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अगर ये और R21 अपोजिट में है तो फोर्स F1 और F21 भी कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल रहेंगे और अपोजिट डायरेक्शन। मतलब हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, चलो ऐसा बता दो जो है ना, हमने यहाँ लिख दिया F12 को ऐसा लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। और ये R21 और R12, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ओके ना, मैग्नीट्यूड सेम है मतलब R मान लिया मैग्नीट्यूड, ठीक। और यहाँ पर इनटू में R12 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 लिख सकते हैं, ओके। ये चलो इसको हम क्या लिख देते हैं, अब इससे समझना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इससे F12 और F21 इसको देखो, अब F21 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ओके, है ना। अब F21 की वैल्यू, ओके, तो ये इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना, R Q है ना, सॉरी यहाँ क्यू नहीं लगाया था, यहाँ पे है ना। अब R12, ठीक है, ये वाला R12। अब दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस दिख रहा है हमको, दोनों की वैल्यू तो सेम है F12 और F21 की, बस यहाँ माइनस F2 क्या आएगा, यहाँ माइनस है ना, और यहाँ प्लस। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, जो कंक्लूजन क्या निकला दोनों से, है ना, therefore F12 and F21 are इक्वल एंड अपोजिट। और ये किसकी इक्वेशन है ना, कौन सी इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, जो मतलब यहाँ पर चार्जेस पे लगने वाले जो फोर्सेस है वो कौन से फोर्स है, एक्शन और रिएक्शन। मतलब फर्स्ट चार्ज जो इसको रिपेल करेगा तो उतना ही रिपल्शन वो भी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। तो यहाँ से ये एक हमारे पास कैलकुलेशन आया कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था जो वेक्टर फॉर्म है ना, यूज समझ में आया इसका, कहाँ होगा इस इक्वेशन का, ठीक है, ओके। जैसे अभी बताया तो वो अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दी है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंसेस डायरेक्ट नहीं दी है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो फिर हम वहां पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्म यूज करते हैं, ओके। चलिए नोट कर लीजिए ये, ठीक है, ये तो हमने F12 लिख दिया ना, ये 21 रहेगा, ठीक है, बाय मिस्टेक 121 को हमने 12 लिख दिया था, ओके। चलिए ओके, तो अब यहाँ पर जो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या ऐसे हम अदर वर्ड में कहते हैं फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, है ना। अब फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या हुआ, और ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मीनिंग हमारा क्या रहेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो अभी हमने क्या देखा
कि हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना देखा है, जैसे ये Q1 है और Q2 है। तो इन पर फोर्स अगर निकालना हो तो सिंपल सा हम ये फॉर्मूला है ना अप्लाई कर देंगे Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्ट इस सिंपल से एक छोटे से एक्सप्रेशन से हमारे पास फोर्स आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कि अगर इसी चार्ज के पास मान लो Q1 के पास कौन भी होता और एक दूसरा चार्ज मान लेते हैं हम Q3 भी होता, तो अब क्या करते हैं? ठीक है, अब इस पर तो दो फोर्स लग रहे हैं, Q2 का और Q3 का, तो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, पहले किसका फोर्स कैलकुलेट निकाल लेते हैं, हम Q2 का कैलकुलेट करते हैं Q1 पर, इसे हमने F12 कह दिया। ओके, फिर किसका फोर्स निकालते हैं, Q3 का फोर्स कैलकुलेट करते हैं किस पर, Q1 पर। ये फॉर्मूले से जो अभी हमने लिखा, इस फॉर्मूले से है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले से पहले Q2 का फोर्स निकालते Q1 पर, है ना, फिर Q3 का निकालते Q1 पर। ठीक है, अब हमारे पास दो फोर्स आ गए, ठीक है ना, दो फोर्स आ गए Q1 और Q2 और Q3 का। तो फिर अब हम यहाँ इन दोनों को क्या करेंगे, दो फोर्स आ गए बेटो, अब हमें फोर्स ये आ गए, अब ये फोर्स आ गए, ये और ये। तो हमें फोर्स को ऐड करने का तरीका पता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कौन सी मेथड से ऐड करेंगे उनको, वेक्टर मेथड से। तो हमारे पास ये किसके थ्रू ऐड किए जा सकते हैं, पहला नाम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम इन दोनों का सम निकाल लेंगे, है ना। ये हमारे पास फोर्स आ गया किसका, Q2 और Q3 का रिजल्टेंट, ये Q2 और Q3 का रिजल्टेंट ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो कौन, अब मान लो कि और चार्ज होता है यहाँ पर, एक चार्ज और होता Q4 होता है यहाँ, तो ये भी फोर्स लगाता। तो अब हम इस पर फोर्स क्या करते हैं, इस 2 और 3 किसका रिजल्टेंट है ना, F23 Q2 का और Q3 का। अब हम इसमें किसको भी ऐड कर देते हैं, चार्ज 4 के 4 है ना, चार्ज Q4 के फोर्स को भी ऐड कर देते हैं। तो फिर टोटल हमारे पास चार्ज फोर्स कितना बन जाता, रिजल्टेंट फोर्स कितना बन जाता, F23 प्लस F14। 23 मतलब किसका सम था, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट और चार्ज Q2 एंड फोर्स, ठीक है, ड्यू टू चार्ज 3 एंड ये इस तरह से। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आया है, रिजल्टेंट किसके बराबर आया है, जो जितने भी चार्जेस थे उन सभी के इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर। मतलब वेक्टर मेथड से सबको ऐड कर देंगे, सभी फोर्सेस सभी चार्जेस के फोर्स को हम क्या कर देंगे, वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका। तो क्या समझ में आया कि हमको यहाँ पर फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज, फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस या ड्यू टू द अदर चार्जेस किसके बराबर है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम, है ना। मतलब वेक्टर मेथड डायरेक्शन और डायरेक्शन देख के जो ऐड करेंगे, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑफ ईच चार्ज। ये किसके फोर्सेस है, हर एक चार्जेस का, है ना। तो क्या डिफाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए charge, according to the principle of superposition the resultant force on a charge due to the other charges is equal to the vector sum of force of each charge is equal to the vector sum of force of each charge, है ना। ये हमारी क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन में, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो इस तरह से ही डिफाइन किया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करें, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक, द फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑफ ईच चार्जेस। ओके, ये रहा, है ना। मतलब सिंपल सा है, दिमाग में क्या रहता है ना, ये तो डेफिनेशन लिखने का तरीका हो गया। हम क्या करेंगे, है ना, करना क्या है, मेथड क्या है मेन, कि एक एक चार्जेस का फोर्स निकालते चले, है ना। एक एक से मतलब Q1 पर निकालना है तो पहले Q2 का निकालो, Q3 का, Q4 का, और सबको कौन सी मेथड से ऐड करते चलो, वेक्टर मेथड से, है ना। तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब थोड़ी सी इसकी इक्वेशन बना के दिखाते हैं
ठीक, मेथड तो जो सिंपल सी है, जब हम एग्जांपल से इसको हम समझेंगे आगे, पहले इसकी इक्वेशन बना देते हैं, है ना। तो क्या मान लिया हमने, कंसीडर इन ए सिस्टम देयर इज ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस q1 q2 n अप टू qn। एक सिस्टम मान लिया, उसमें n चार्जेस है ना, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज q1। हमें किस पर फोर्स निकालना है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज q1। ओके, चार्ज q1 पर फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर जो हमने मान लिया सिस्टम है, ये चार्ज q1, ओके, उसके पास में है चार्ज q2। तो चार्ज q2 और q1 के बीच की डिस्टेंस इसको हमने इंडिकेट किया है r21 से, है ना, r21। ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस भी है और यूनिट वेक्टर की तरह भी हम आगे उसको यूज करेंगे। फिर q3 और q1 के बीच की डिस्टेंस r31 हमने बता दी, और 31 और ये यूनिट वेक्टर है ऐसे बता दी, है ना। डिस्टेंस भी 31 से दिखाएंगे, r31 से, और उस पर कैप लगा दिया तो यूनिट वेक्टर। फिर nth चार्ज जो है, nth चार्ज इसके बीच की, और चार्ज q1 से डिस्टेंस कितनी बता दी हमने इसकी, rn1, और वही यूनिट वेक्टर भी हम यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पर ठीक है, क्या बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज q1। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज q1 को हमने F1 से इंडिकेट कर दिया, और अभी हमने समझा किसके बराबर होगा उस पर फोर्स, ठीक है, फोर्स ड्यू टू द ऑल चार्जेस। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज 2, है ना, q2। फिर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू चार्ज q3। हाँ, तो हमने लिखने का तरीका भी बताया जो, पहले पर जिस पर निकालना है उसका, है ना, उसका सिंबल पहले लिखते हैं। तो 1 पर निकालना है 2 का, 1 पर निकालना है 3 का, है ना। फिर अगला है F1 4, ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये, F1 n तक, ठीक है ना। ये अब इसको, ठीक है, वैल्यू लिख दे यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F1। तो ये होगा जो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2, है ना। मतलब पहले Q2 का फोर्स, तो Q1 Q2 किनके बीच में निकालेंगे, Q2 और Q1 के, ओके। तो Q2 और Q1 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R21। डिस्टेंस भी R21 से हमने बताई है, तो R21 स्क्वायर, है ना। और वेक्टर सम करना है तो डायरेक्शन भी ध्यान में रखिए, तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे यहाँ पर 2 1, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, ओके। फिर नेक्स्ट इधर जो सिमिलरली 1/4πε0 Q1 Q3, 1 पर निकालना है 3। फिर 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस R31, ओके, R31 स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 3 1 यूनिट वेक्टर, है ना। फिर इसी तरह से जो कहाँ तक चलेगी इक्वेशन, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कहाँ तक चलेगी इक्वेशन, 1/4πε0 Q1 Qn, n का बता देना डायरेक्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो गए, तो अपॉन में आएगा यहाँ Rn1 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर Rn1, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन क्या दिख रहा है हमको इस पूरी इक्वेशन में, है ना, 1/4πε0 कॉमन है, ये तो Q1 भी कॉमन है ना, Q1 सभी टर्म है, तो कॉमन ले लिया हमने Q1 1/4πε0। अब यहाँ क्या बचा, Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, प्लस यहाँ क्या होता है Q3 अपॉन में R31 स्क्वायर, R31, ठीक है। और अब कहाँ तक, n टर्म तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया अगला टर्म Qn अपॉन Rn1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn, ठीक है। ये आ गई हमारे पास उसकी इक्वेशन, जो मतलब सिंपल सा है। यहाँ क्या ध्यान रखना, सभी फोर्सेस, है ना, 2 का पेयर मान ले, पेयर मतलब 1 पर 2 का फोर्स, 1 पर 3 का फोर्स, 1 पर
फोर्थ का फोर्स, एन का फोर्स, सभी को वेक्टर मेथड से ऐड कर देना है ना। तो ये आ गई इसकी इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब ये इक्वेशन सिर्फ हमको इंडिकेट करती है कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, वेक्टर सम करके तो ग्रुप बना के उनका क्या कर देना चाहिए, फोर्स निकाल कर वेक्टर एडिशन करना चाहिए ना। अब इसको हम थोड़ा सा और समेशन के फॉर्म में अगर लिख देते तो ठीक है, इस तरह से है ना। मतलब और शॉर्ट फॉर्म इस इक्वेशन का Q1, ठीक है, QI 4πε0, मतलब यहाँ सॉरी I नहीं 1 है ना, ये 1 आएगा। अब समेशन के फॉर्म में लिख देना इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, समेशन है ना, ये समेशन, ये सभी को ऐड, समेशन सम है ना, सम को दिखाएगा। तो कहां से कहां तक ऐड करते चलना है अपन को, नंबर कहां तक आ रहे हैं, 2 से लेकर n तक है ना, कहां तक, 2 से लेकर n। तो यहाँ n की जो वैल्यू होगी स्टार्ट होगी 2 से कहां तक, n तक, सॉरी i की वैल्यू, नंबर की वैल्यू कहां से, इंटीजर नंबर की 2 से लेकर n तक। अब ये होगा मतलब 2 को हमने i मान लिया है, तो कहां तक जोड़ते जा रहे हैं उसको, n तक। तो ये QI ओके अपॉन में RI1, ठीक है ना। जैसे ये 2 को हमने क्या माना है, I, बढ़ते हुए नंबर को, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद ऐसे 5, n तक जाएगा। और सेकेंड वाला नंबर तो क्या ही है, सेकेंड वाला नंबर यहाँ 1 ही है, तो RI1 और ऊपर 2 3 है ना ऐसे। अब ये यूनिट वेक्टर RI1 है ना, I1, फिर I की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, फिर ऐसे यूनिट वेक्टर। ये आ गया हमारे पास समेशन के फॉर्म में, इस इक्वेशन को समेशन के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बताना चाह रहे हैं इसी इक्वेशन को, है ना, अभी हमने देखा जो हम फोर्स को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जैसे मान लिया हमारे पास ये चार्जेस है Q है ना, इनके हमें पोजीशन वेक्टर भी दिए, ये Q1 की पोजीशन वेक्टर हो गई वेक्टर R1 है ना, ये Q2 की पोजीशन वेक्टर हो गई वेक्टर R2, ओके, ये Qn की पोजीशन वेक्टर है ना, और ये Q3 की पोजीशन वेक्टर है ना। ठीक से बना लेना हम जो ये, तो ये हमारे पास अगर इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बताना हो, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, F1 है ना, ये किस पे फोर्स बता रहे हैं हम, फर्स्ट चार्ज पर किसके थ्रू है ना, 1 के थ्रू, 2 के थ्रू, सभी के थे ना। तो यहाँ पर Q1 4πε0, ठीक है, समेशन I की वैल्यू 2 से n तक। अब यहाँ जो ये तो आएगा QI, अब इसको सॉरी ये इसकी पावर 2 है ना। अब यहाँ पर इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाएगा R, ठीक, क्या लिखेंगे हम इसको R है ना, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस RI, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखोगे, फिर ये यहाँ नीचे मल्टीप्लाई, वो अभी हमने इससे पहले देखा जो वेक्टर फॉर्म में, उससे अब डायरेक्ट लिखना सीखो। तो R1 माइनस RI है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस RI, ठीक है। अब थोड़ा सा तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको जरूर लगेगा यहाँ कि ये R1 माइनस I ये कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम I पहले लिखे या ये 1 पहले लिखे। तो यहाँ देखना फिर, जैसे इधर क्या है ऐसे समझो, अगर ये F12 होता, अगर ये होता F12 तो फॉर्मूला बनता Q1 4πε0 है ना, फिर आप इसको लिखते समेशन I2, मतलब इससे समझा रहा हूँ ना, n फिर यहाँ था QI, ओके। अब यहाँ जो हम माइनस करेंगे R1 में किस में से किसको माइनस, तो याद रखो पहला नंबर कौन 1, तो यहाँ R1 वेक्टर R1 माइनस, दूसरा नंबर कौन R2
तो R2 ऐसा आया समझ में, याद रखने का तरीका होता है। तो इधर भी R1 माइनस R2 ऐसा, ओके, ये इस तरह से है ना। ये उसकी पावर कितनी होगी 3 है ना। अगर यहाँ क्या होता, अगर यहाँ पर 3 1 3 हो जाता 1 3, तो यहाँ क्या लिखते हैं आप फॉर्म में R1 माइनस R1 माइनस यहाँ पर जो R3, ये ऐसा लिखते हैं। आया समझ में, जो पहला नंबर है उसमें से यहाँ दूसरा नंबर, ये याद रखने का तरीका होता है ना, कंफ्यूज ना हो इसके लिए। अगर मैं बोल दूं यहाँ 1 4 होता तो यहाँ क्या हो जाता R1 माइनस R4, इधर R1 माइनस R4, ये याद रखने का तरीका। तो यहाँ जो पहला नंबर कौन है 1, अब इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि किसका सम है ये 1 2 का 1 3 का 1 4 का, मतलब दूसरा नंबर यहाँ कौन मान लो आप I। तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 माइनस R1 माइनस I3, ठीक है। जहाँ I क्या होगा दूसरे चार्ज के नंबर को बताएगा। जैसे अगर हमने यहाँ Q1 पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं Q2 के थ्रू, तो ये Q1 पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं Q2 के थ्रू, तो यहाँ R1 माइनस R2 हो जाएगा, है ना, R1 माइनस R2। फिर Q3 का निकालना चाह रहे हैं, यहाँ Q3 होता, तो फिर यहाँ क्या होता R1 माइनस R3, है ना। यहाँ Q4 होता, तो यहाँ क्या होता Q1 माइनस Q4, ओके, ये ठीक है। ये इसको याद रखने का तरीका होता है ना। तो ये होगी जो हमारे पास उसकी इक्वेशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस की इक्वेशन, ये उसका एक फॉर्म है ना, सिंपल फॉर्म ये वाला जो, और ये है ना पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, और इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज, जो ये इक्वेशन देख के हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार कितनी है ना डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्या है ना, थोड़ा सा वो टफ लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब है ना, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं इससे बेस्ट, तो हमें सिर्फ सिंपल सा क्या मेथड लगानी है कि हम दो चार्जेस का पेयर बना लेंगे, दो चार्जेस के पेयर बना के, मतलब 1 पर फोर्स निकाल लेंगे 2 का, उसकी वैल्यू अलग निकाल ली, फिर 1 पर फोर्स निकाल लेंगे किसका 3 का, उसकी वैल्यू अलग निकाल ली, फिर n का निकाल लोगे, और फिर सभी को वेक्टर मेथड से ऐड करना है, तो वो बहुत इजी रहता है। तो इक्वेशन देख के थोड़ा सा टफ जरूर लग सकता है ना, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इजीली पे हो जाएगी, है ना। उसको हम समझ थोड़ा सपोर्ट के लिए हम इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए, है ना। ओके, अब थोड़ा सा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को है ना और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, हम उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल वाले एग्जांपल देखते हैं ना। तो यहाँ पर देखना चाहिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो बुक्स में दिए होते हैं, है ना, सिर्फ सिंपल वाले अभी हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने के लिए। क्या बोल दे दिया हमारे पास, कंसीडर 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, मतलब हमको दिया है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर 3 इक्वल चार्जेस सिचुएटेड हैं, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट C, और पॉइंट C पर रखे हुए चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी की एडजेसेंट साइड कैसी होगी, सभी की तीनों साइड कैसी होगी, सेम होगी, और एंगल कितना होगा, है ना, तीनों एंगल 60-60 होगी, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चलिए ये एंगल अभी नहीं लिखते, अब हमें पॉइंट Q पर, जो C पर रखा हुआ पॉइंट है, इस पर जो Q है चार्ज, उस पर फोर्स निकालना है ना। तो इस पर फोर्स निकालने के लिए क्या मेथड है, जो पहले हम किस का थ्रू फोर्स निकालेंगे, ए पर रखा हुआ चार्ज, फिर बी पर रखा हुआ चार्ज, फिर उनको वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। तो पहले हम ए पर रखे हुए चार्ज का फोर्स देखते हैं, तो ये उसको रिपेल करेगा, है ना। या इससे पहले तो एक चीज समझ ले, जैसे है ना, इसको समझने के लिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड, है ना, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर वेक्टर का आना जरूरी है, जो ठीक है। तो वेक्टर देखना हमने 11th क्लास में पढ़ी है। दो चीजें हम रिमाइंड कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि वेक्टर एडिशन, ओके, तो वेक्टर एडिशन के लिए हमने 2 लॉ पढ़े हैं, ठीक है, पैराग्राम लॉ ऑफ, ठीक, वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ। तो पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है कि अगर 2 वेक्टर
किसी पैलोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब जिन वेक्टर को हमें ऐड करना है वो किसी पैलोग्राम की एडजेसेंट साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर इनका जो रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर का वो पैलोग्राम की डायगोनल के बराबर होगा, जो कहां से जा रहा है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, है ना। और ट्रायंगल लॉ हमने देखा जो, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती हैं तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्विवेलेंट होगा, है ना। ये तो यहाँ r इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, r का मैग्नीट्यूड, ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हुआ, इनका ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने देखा है 11 में, तो ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर और ये 2 मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। ओके, ये सिंपल सा जो ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, 2ab cos थीटा। ओके, तो ये इस तरह से है ना, ये हमने 11 में पढ़े हैं, मतलब इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। इन्हीं का यूज करते हैं हम यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आने के लिए वेक्टर का आना जरूरी है, और उसमें अभी तो जो इतनी बातें याद है ना। चलिए अब हम जो देख रहे थे, जो हमारे पास क्वेश्चन था कि वेक्टर है ना, कोई 3 इक्वल चार्जेस किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स पर सिचुएटेड है पॉइंट ए बी और सी पर, तो सी पर जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है ना। तो इस पर फोर्स पहले कौन लगाएगा, ए पर रखा हुआ चार्ज लगा रहा है, तो ए पर रखे हुए चार्ज के फोर्स को हमने एफ ए सी से बता दिया, है ना, ठीक है। इधर करेगा, रिपेल करेगा। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो एफ ए सी है ना, फॉर्मूला हमारे पास क्या है फोर्स का, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देख ले एफ ए सी कितना हो जाएगा, एफ ए सी इक्वल टू ये है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पर एफ ए सी इस फॉर्मूले से, तो ये इसको हम कांस्टेंट लिख के चल रहे हैं के Q1 Q2, Q1 मतलब पहला चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो ये पहला चार्ज भी Q है, दूसरा भी Q है, तो कितना हो गया Q स्क्वायर। R मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ कौन है A, तो ये हो गया A स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ए सी की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह से यहाँ पर एफ कौन लगाएगा, B पर रखा हुआ चार्ज है ना, तो B पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके थ्रू फोर्स, तो ये इधर फोर्स लगाएगा उसको इधर रिपेल करेगा, है ना, ये फोर्स ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड ऑन पॉइंट बी, तो इसको एफ बी सी से बता दिया। ओके, अब ये आ गया एफ बी सी की वैल्यू पे यहाँ पर, है ना। अब इस पे भी फॉर्मूला, तो इस कांस्टेंट को कैसे दिखा के चल रहे हैं, Q1 Q2, तो Q क्या है, ये भी Q है ये भी Q है, तो Q स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर, है ना। तो दोनों की वैल्यू सेम है, अभी हम इन दोनों को F से बता के चल रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम आई है, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम किससे बता के चल रहे हैं, जो F से, है ना। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो है ना, क्या निकालना है अब, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट पहले तो ग्राफिकली बताए, तो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, मतलब दोनों फोर्स जिन्हें हमें ऐड करना है एफ ए सी और एफ बी सी को, ये एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेललोग्राम की डायगोनल के बराबर है, मतलब ये रिजल्टेंट होगा, किसका रिजल्टेंट हो गया ये, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट हो गया एफ ए बी का, एफ ए बी लिख देता हूँ, है ना, ए पर जो चार्ज रखा है बी पे जो चार्ज रखा हुआ उनके फोर्स का रिजल्टेंट। ओके, ऐसा बता दिया, है ना। अब ये रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, एफ ए बी, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो पहला यहाँ पर एफ ए सी है, ए सी के मैग्नीट्यूड का भी हम किससे बता रहे हैं, एफ से, दोनों की वैल्यू सेम है तो एफ बता दिया है ना, तो ये हो गया एफ स्क्वायर, ठीक है, एफ
स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख दें मॉड हटा के एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, ठीक है, f इंटू एफ इस फिर कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, ये वाला। अब ये एंगल कितना होगा, तो अब यहाँ देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों है ना एंगल कितने के होते हैं 60 के, तो ये 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, ओके, तो ये 60 तो यहाँ cos 60 हो गया, ओके। अब ये कितना हो गया यहाँ 2f स्क्वायर इंटू ये 2f स्क्वायर हो गया प्लस, अब cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल है ना, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2f स्क्वायर f स्क्वायर, ये आ गया 3f स्क्वायर, रूट में 3f स्क्वायर, f बाहर हो जाएगा f रूट 3, ओके। तो यहाँ f a b रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, f की वैल्यू रख दो अब यहाँ पे कितना है f k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर रूट 3, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स, ओके। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया k स्क्वायर q स्क्वायर a स्क्वायर रूट 3, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स, ओके। मतलब सिंपल सा है यहाँ पर कि जैसे हमने जो इक्वेशन पढ़ी है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन लग रहा था, क्या कैसे है ना, कैसे इक्वेशन में वैल्यू रखेगी, कुछ नहीं। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो एक एक फोर्स, एक एक चार्ज का फोर्स निकालते जाना है और वेक्टर मेथड से ऐड करते जाना है, मतलब ईच इंडिविजुअल चार्ज के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर वहां पर क्या आएगा, फोर्स आएगा, है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो कॉमन एग्जांपल है जो सिंपल बुक में दिए होते हैं। जैसे एक और हमने यहाँ बोले जो कि ठीक है वही सेम इक्वल चार्जेस कहाँ पर रखे हुए हैं, किसी ठीक है स्क्वायर की वर्टेक्स पर रखे हुए, स्क्वायर है ठीक है, इसकी सभी साइड ए होगी, है ना, ये पॉइंट ए बोल रहा है, इसको बोल रहा है बी, ये पॉइंट सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें किस पर फोर्स निकालना है, डी पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, सिर्फ सब उसको समझने के लिए किस तरह से यूज करते हैं प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का, है ना। तो हमारे पास चार चार्जेस हैं ए बी सी डी पर रखे हुए, तो हमें डी पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमें ए और डी के बीच फोर्स निकालना होगा, तो इसके लिए हमको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होती है ना। अगर डायगोनल ऐसे याद नहीं हो तो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला, तो आप क्या कर सकते हो, है ना, साइड स्क्वायर रूट में आ जाए ऐसे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये ए स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर डी स्क्वायर, डी कितना आ गया हमारे पास, ये रूट 2a स्क्वायर, तो क्या हो गया a रूट 2, है ना। तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू a रूट 2, ओके, a रूट 2। अब यहाँ पर चलिए किस पे निकालना है फोर्स, डी पर रखे हुए चार्ज पे, ओके। तो पहले हम निकालते हैं किसके थ्रू, फोर्स ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट सी पर रखे हुए चार्ज के, तो एफ सी बी निकालना, सॉरी एफ सी डी से बता दीजिए, सी पर रखे हुए चार्ज का फोर्स निकालना है डी पर रखे हुए चार्ज पर, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर रिपेल करेगा, सेम चार्जेस है ना। इसको हमने एफ सी डी लिख दिया, वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला है कि दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई, तो कितना होगा क्यू इसके डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया, ओके। फिर इसी तरह से बच्चों एफ बी ये भी लगाएगा, है ना, ये भी लगाएगा, तो इसका फोर्स को किससे बता दिया, एफ बी डी से, एफ बी डी भी कितना होगा, एफ बी डी, है ना। सेम वही बात होगी जो कांस्टेंट दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई, है ना, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके, है ना। अब ये दोनों सेम हैं, तो आप इसको किससे इंडिकेट करके चलो, अभी एफ से, समझने के लिए सिंबल लिखने में आसानी रहे इसलिए एफ से बता दिए, है ना। अब ये पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ये दो फोर्स हो गए, तो
तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। किसका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं हम? बी पर जो चार्ज रखा है उसके फोर्स और सी पर जो चार्ज रखा है उसके फोर्स का रिजल्टेंट एफ बी सी। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ बी सी। वही फॉर्मूला है हमारे पास, पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पहले फोर्स को क्या बताया एफ, फिर दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एफ, फिर 2 पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है यहाँ पे, उनके बीच का एंगल। तो यहाँ एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा, तो ये देखो ये हमारे पास कौन है, क्या बन रहा है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हर एंगल कितने का होगा, 90 का। तो ये एंगल हो गया 90, तो यहाँ हो गया हमारे पास cos 90, ठीक है। तो f cos 90 कितना होता है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, f ये ऐड हो जाएगा 2f स्क्वायर और ये 2f स्क्वायर, सॉरी 2f स्क्वायर और इनटू में cos 90 की वैल्यू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास आंसर, सिर्फ 2f स्क्वायर। तो एफ बी सी की वैल्यू जो इन दोनों का रिजल्ट है क्या निकल कर आया, f√2, है ना। f बाहर आ गया, ये f की वैल्यू क्या है, ये f की वैल्यू, f किसको माना था हमने, इसको k क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ये √2, ओके। ये आ गई किसकी वैल्यू, एफ बी सी। अब इसी तरह से अब जो तीसरा चार्ज है, ये तो हमारे पास बी सी और इसका वैल्यू आई, है ना, किस किस का फोर्स आया, अभी बी पे रखा हुआ चार्ज और सी पे रखे हुए चार्ज का फोर्स आया हमारे पास कि क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन और इनटू में √2। अब यहीं पर कौन भी लगाएगा, ए पर रखा हुआ चार्ज, ए पर रखा हुआ चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। तो क्या लिख देते हैं हम उस फोर्स को, है ना, चलो मैं इसकी वजह अभी लिखता, ए पर रखा हुआ जो फोर्स है, यहाँ लिखते हैं ए पर रखा हुआ फोर्स, ए पे जो चार्ज लगा है एफ ए डी बता देते हैं, ए डी, ठीक है। अब इन दोनों पहले तो ए डी निकाल लो, एफ ए डी, है ना। तो ए पे जो चार्ज रखा है उसके थ्रू फोर्स कितना होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट, है ना, कांस्टेंट, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, तो ये क्यू और ये क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा तो 2a स्क्वायर आया था में डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से ये आ गया एडी और पीसी। अब ये एडी और बीसी, है ना, तीनों के फोर्स आ गए हमारे पास, ये सी और बी का रिजल्टेंट हो गया बीसी और ये ए का फोर्स हो गया ये वाला। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये तो सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स, ओके, एफ आर से बता दो। तो दोनों का सम एफ ए डी प्लस एफ बी सी, तो एफ आर जो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। ए डी की वैल्यू कितनी है, एफ ए डी की वैल्यू के, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ओ सॉरी ए डी की वैल्यू है ना, हाँ 2a, और एफ बी सी की वैल्यू, एफ बी सी की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू में √2, ठीक है। दोनों का ऐड कर रहे हैं, के कॉमन क्या दिख रहा है, के कॉमन, क्यू स्क्वायर कॉमन अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर कितना हो गया, क्या बचा 1/2 प्लस √2, तो ये हमारे पास आ गया तो रिजल्टेंट फोर्स, इस तरह से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमको नेगेटिव चार्ज भी दे सकता है एक बीच में, ये ऐसा बोल देते हैं, ऐसा यहाँ पर, है ना, ये एक क्या दिया है, एक, है ना, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के सभी वर्टेक्स पर इक्वल चार्जेस रखे हैं, तो इसके, है ना, मीडियन मतलब इसके जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इस पे, इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, तो कितना होगा, तो ये वाला फोर्स यहाँ से जो, ठीक है, ये डायगोनल का हाफ होगा ये डिस्टेंस,
ये डायगोनल का हाफ डिस्टेंस है ना। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड सेम है ना, और डिस्टेंस भी बिल्कुल कैसी है, सेम। तो फोर्स बिल्कुल कैसे लगेगी, फोर्स इक्वल होंगे, इक्वल और अपोजिट, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल। फिर इसी तरह से ये फोर्स है ना, ये दोनों का फोर्स इक्वल होगा, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है, जो इसको सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको वेक्टर आना जरूरी है ना, वेक्टर लॉ। और कुछ नहीं करना है हमें, जितने भी चार्जेस दिए हो, बहुत सारे चार्जेस दिए हो सकते हैं, बस क्या करते जाना है, एक एक चार्ज का फोर्स निकालते जाना है। अगर दो फोर्स आ गए तो फिर उसको ट्रायंगल लॉ से ऐड कर दो या वेक्टर से, है ना। तो इस तरह से मुझे हमारे पास क्या करते जाना है, दो को एक चार्ज का फोर्स निकालते हुए वेक्टर मेथड से ऐड करते जाना है। तो हमारे पास ये रहेगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो ये सिर्फ एग्जांपल जो हमने जनरल से बहुत ही इजी वाले एग्जांपल देखे हैं बुक्स में जो दिए हैं, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, तो अब जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर पे बेस्ट, वहां पर हम इसको और अच्छे से देखेंगे, है ना। तो ये सिर्फ समझने के लिए था। तो बुक्स में आपको एग्जांपल पूरे सब दिए होंगे, सॉल्व दिए होंगे से, तो वहां से क्वेश्चन बना के नोट करना है तो कर लेना, है ना। इसको नोट करना है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए थोड़ा। चलिए ओके, तो अब हम देखते हैं जो, जैसे हमने है ना कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किया है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिपेंड करता है किस बात पर, उनके बीच में, चार्जेस के बीच में रखे हुए मीडियम पर। तो वो मीडियम पर किस तरह से डिपेंड करेगा, अब हम वही देखने वाले हैं। जैसे हम दो चार्जेस को एयर और वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू कुछ अलग होगी, और अगर हम दो चार्जेस को बीच में अगर ग्लास रख दे, पेपर रख दे, तो फिर उनके बीच में फोर्स की भी कुछ वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो वो डिफरेंस क्या रहेगा वही अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मतलब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमने मान लिया यहाँ पर, लेट देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 आर प्लेस्ड एट पॉइंट एट डिस्टेंस R इन एयर एंड वैक्यूम। इनिशियली हमने एयर और वैक्यूम में रखा हुआ माना है। देन force between the charges according to the Coulomb's law, force between the charges, ठीक है, according to the Coulomb's law, ओके। ये होगा जो force in air से हमने इसको लिख दिया है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, ठीक है, जहाँ where एप्सिलॉन नॉट इज ए परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ओके, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट जो अब यहाँ पर अब हम क्या मान ले, इफ द चार्ज, ठीक है, या है ना, if there is another medium of relative permittivity, मतलब अब हम दूसरा मीडियम मान के चल रहे हैं, दूसरा केस है ना, if there is another medium of permittivity, ठीक है, permittivity of permittivity epsilon and of dielectric constant, ठीक है। उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K is placed, है ना, placed between the charges। ये हमने माना है कि दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखा है जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ओके। देन ठीक है, परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब एप्सिलॉन की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। कहाँ से,
हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है यहाँ पे, सिंस K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस, है ना। तो यहाँ पर ओके, नाउ फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ओके, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ओके, कितना हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये होगा हमारे पास F इन मीडियम, इसको F मीडियम से लिख दिया हमने ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ मीडियम लिख रहे हैं तो यहाँ किसकी परमिटिविटी आ जाएगी, मीडियम की। जैसे पहले एयर था तो यहाँ एयर वैक्यूम की परमिटिविटी थी, अब मीडियम लिया तो मीडियम की परमिटिविटी, और वैल्यू होगी Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। फिर F मीडियम है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हो गई, ठीक है। अब हम इनको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ये हो गया वैल्यू ऑफ फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम, ये हो गई फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनी अनदर मीडियम, डायलेक्ट्रिक मीडियम, ओके। तो फिर यहाँ से हमें कंपेयर करना है दोनों फोर्स को, इफेक्ट देखना है कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो हम यहाँ पर जनरली इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, मतलब मीडियम में फोर्स देखना है कितना है, तो मीडियम वाले को डिवाइड करेंगे, तो F मीडियम डिवाइडेड बाय F एयर, ओके, कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बाय, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R, और इधर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इसके लिए F इन एयर की वैल्यू, है ना, डिवाइड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचना है F मीडियम अपॉन F एयर, कितना आ गया तो ये 1/K, ओके, ये है ना। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, F फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू द 1/K टाइम्स टू द फोर्स इन एयर, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर, ओके, ये हमारा रिजल्ट है। तो यही हमने लिखा, इन प्रेजेंस ऑफ एनी अनदर मीडियम या डायलेक्ट्रिक मीडियम, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डिक्रीजेस 1/K टाइम्स टू द फोर्स इन एयर, मतलब एयर में जो फोर्स होगा उसका कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगा, वो यह 1/K टाइम्स हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/K टाइम्स ऑफ द फोर्स इन एयर, ठीक, ये डिक्रीजेस टू 1/K टाइम, है ना। ये हमने रिजल्ट यहाँ लिखा है, ओके, और ये उसका प्रूफ हो गया। अब जैसे एग्जांपल के लिए, मतलब कितना डिक्रीज होगा, फोर्स कितना डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करेगा मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। जैसे एग्जांपल के लिए तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि दो चार्जेस है Q1 Q2, ठीक है, और किसी डिस्टेंस पर है एयर और वैक्यूम में, तो एयर और वैक्यूम में रखने पर इनके बीच में हमने फोर्स कैलकुलेट किया 10 न्यूटन, है ना। अब इनके बीच में हम ग्लास रख देते, है ना, ग्लास रख दे इस फोर्स के बीच में यहाँ पे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो ग्लास में फोर्स 1/K टाइम्स टू द फोर्स इन एयर। तो ग्लास का हमें है ना क्या पता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ग्लास K कितना होता है 5.1 होता है, राउंड फिगर 5 मान रहे हैं, तो फोर्स इन ग्लास कितना आ जाएगा, फोर्स इन ग्लास 1/5 टू द फोर्स इन एयर, एयर में कितना फोर्स था 10 न्यूटन, तो फोर्स कितना बचा यहाँ पे 2 न्यूटन, मतलब ग्लास में फोर्स कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगा 1/5 टाइम्स, ओके। ऐसे अगर केरोसिन लेते हो आप, है ना, केरोसिन ले लेते हो, तो केरोसिन के लिए K कितना है 2 है ना, तो केरोसिन में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 टाइम्स टू द फोर्स इन एयर, मतलब 10 न्यूटन को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया 5 न्यूटन, मतलब ओके। तो ये एक एग्जांपल बताया समझने में, जितना ज्यादा क्या रहेगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का, मतलब मटेरियल जितना डायलेक्ट्रिक होगा फोर्स की वैल्यू को उतना ही डिक्रीज करता हुआ चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है
इन्फिनिटी होता है। तो अगर हमने मेटल रख दी चार्जेस के बीच में तो उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास हमें रिजल्ट देखना था यहाँ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर फोर्स पर क्या इफेक्ट होता है। तो क्या इफेक्ट हो रहा है, फोर्स इज डिक्रीजेस टू 1/k टाइम्स, है ना। और एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे हैं, ओके ठीक। तो ये रहा जो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। चलिए नोट कर लीजिए।